हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिन वार्ता एंड मैं आपका होस्ट अर्चित शर्मा। आज हम बात कंटिन्यू करेंगे म्यूचुअल फंड की, जहां हम बात कर चुके हैं बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, कुछ मिथ तोड़े हम लोगों ने, कुछ हमने बात करी कैटेगरीज की और इनिशियल स्टार्टिंग करी कि कैसे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने का पहला स्टेप क्या है। नाउ विल कंटिन्यू विद द की फैक्टर्स जो हमें ध्यान रखने होंगे वाइल सिलेक्टिंग म्यूचुअल फंड, विच इज रिस्क। क्या है, कैसे है, समझेंगे इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। देखिए, पिछली वीडियोस हम देख चुके हैं कि इंडीड म्यूचुअल फंड्स आर रियली हेल्पफुल अक्रॉस द साइकिल। हमें शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, हमें वेरी लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, किसी भी तरीके के गोल के लिए चाहिए, तो म्यूचुअल फंड इंडीड हेल्पफुल है, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है। मगर म्यूचुअल फंड मैं वो लूँ जो हमेशा जीते, साल दर साल जीते और जीतता रहे कंटिन्यूसली, और मैं उसी को पकड़ के रखूंगी या रखूंगा, ऑफ कोर्स दैट इज द प्रॉब्लम। दूसरी बात, रिस्क एक तरीके का नहीं है। एक तो रिस्क है, प्लस रिस्क एक तरीके का नहीं है। हमको सिर्फ लगता है कि शेयर गिर गया या फंड की ग्रोथ गिर गई, वो रिस्क है। बहुत सारे तरीके के रिस्क हैं और हमें सारे रिस्क समझने चाहिए। आपको अगर पता नहीं है ना ठीक से आपका म्यूचुअल फंड में रिस्क क्या है, तो डिसीजन में वो कॉन्फिडेंस, वो कन्विक्शन की मिसिंग रह जाएगी। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द रिस्क। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं ऑन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन इज अ रिस्क, हर जगह विद्यमान है, यहां पर भी है। मान लीजिए अगर 7% इन्फ्लेशन है तो 10 साल में लगभग हर चीज का दाम दुगना। आपके जो रिटर्न है उसे इन्फ्लेशन को बीट करना है, प्लस आपके रिटर्न को उस इन्फ्लेशन के अलावा टैक्स जो उस पर लगने वाला है उसे बीट करना है। एंड देन आपका जो गोल है ना, वो जो आपने आइडेंटिफाई किया है, उसके लिए कितने पैसे चाहिए, वो उसके हिसाब से रेट ऑफ रिटर्न देना है। सो दीज ऑल 3 थिंग्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ व्हेन डिसाइडिंग कौन सा म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न दे रहा है, लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली दिया है। दूसरा, मार्केट रिस्क। मार्केट है, रिस्क होगा। 2008 Y2K 2020 हम फ्रीक्वेंटली देखते जा रहे हैं कि मार्केट में कुछ कुछ इवेंट्स ऐसे आ जाते हैं जहां सब गड़बड़ हो जाता है, और ये केवल बड़े इवेंट है, बीच में भी होता ही रहता है। इसको आप मिटिगेट नहीं कर सकते, इसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। और मैंने इसको कैसे एक्सेप्ट किया है कि मैं ये समझ गया हूं कि बॉस 2 बातें। पहली बात, मैं अपना इमरजेंसी फंड अलग से रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे अलग से रखना है। दैट यू हैव सीन इन माय प्रीवियस वीडियो, राइट? नहीं देखी हो वीडियो तो आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज फील फ्री टू गो एंड वॉच। अच्छा, दूसरी एक बात जो मुझे समझ आती है, पैसे इमरजेंसी फंड में नहीं डालूंगा वो तो पक्का है, बट मैं वो पैसा निकालूंगा नहीं जब मार्केट गिरेगा, क्योंकि मैं निकाल नहीं रहा हूं। मार्केट जब बढ़ेगा तो वो ग्रो करेगा, और मुझे लगता है मैं आदिवासी वर्ल्ड में नहीं जाने वाला हूं जब मार्केट बढ़ेगा ही कभी ना कभी। एंड द रीजन इज सिंपल, अगर आदिवासी वर्ल्ड में जाने वाला हूं तो पूरी दुनिया डूब जाएगी, और अगर आदिवासी वर्ल्ड में नहीं जाने वाला हूं तो एटलीस्ट ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एज ऑफ टुडे तो रहेंगे। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रिस्क। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और मेनली बॉन्ड्स पे इंप्लीमेंट करता है, विच इज इंटरेस्ट रिस्क। देखो यार, जब भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है या घटाता है, उससे इंपैक्ट पड़ता है बॉन्ड पे, एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स पे डायरेक्टली, और वो है इनवर्स रिलेशन। यानी कि आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो इधर बॉन्ड का प्राइस गिरेगा। अब आप इंडिविजुअल हैं तो आपने बॉन्ड को एक्सचेंज कर लिया, दूसरा बॉन्ड ले लिया, बट अगर आप म्यूचुअल फंड हैं तो इतना बड़ा मूवमेंट करना ना इतना आसान नहीं होता म्यूचुअल फंड के लिए। हैंस जो यील्ड है उस पर इंपैक्ट आ जाता है। इसका सोल्यूशन मेरे पास सिंपल सा है। मैं एटलीस्ट अपनी ग्रिड में जो देखता हूं, मैं बॉन्ड्स पे फोकस करता हूं शॉर्ट टर्म के लिए। जितना लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन होगा, ऑब्वियसली उतना ही लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ेगा, बिकॉज इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, उतने पे इंपैक्ट पड़ेगा यील्ड पे। मगर अगर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन है तो इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सो आई एम एबल टू से माई सेल्फ, कंसीडरिंग कि मैं बहुत लंबे पीरियड के लिए बॉन्ड्स पे फोकस नहीं करता। डजंट मीन आपको नहीं करना, आपका अपना फोकस है। मैंने अपना ग्रिड आपको दिखाया है, हाउ यू विल डिसाइड इज अप टू यू। नेक्स्ट इज क्रेडिट रिस्क। देखो यार, आपने किसी को बॉन्ड पे दिया, मतलब उधारी पे दिया, तो भाई 3 मेजर रिस्क दिखते हैं। और एक तो ऑब्वियस है, पैसे ही वापस नहीं आए तो। सेकंड, जो आप वो पैसा कहीं और लगा के पैसा कमा सकते थे, हो सकता है ज्यादा कमा लेते। एंड थर्ड, आपको जो रिटर्न आ रहा है वो इन्फ्लेशन से कम हुआ है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ आपके पैसे का। तो ये रिस्क मैनेज करना जरूरी है, स्पेशली बॉन्ड्स में। अब बहुत सिंपल सी बात है यार, गवर्नमेंट के अगर बॉन्ड हैं तो ज़्यादा रिलायबल है कि भाई गवर्नमेंट होपफुली तो पैसे दे ही देगी, और कॉर्पोरेट के बॉन्ड हैं तो उसमें भी ऐसा नहीं है, रिलायबल नहीं है, डिफाइंड है कि कौन कौन से कैसे कैसे दे सकते हैं। और अगर कॉर्पोरेट के बॉन्ड है, ऐसा नहीं है कि कोई भी वैसा वापस नहीं देगा, डिफरेंट कैटेगरीज डिफाइंड है। आपके सिंपली अंडरस्टैंड करने के लिए सेबी हैज आइडेंटिफाइड डिफरेंट ग्रेड्स,
उन ग्रेड्स में अगर सबसे नीचे वाले ग्रेड पे हम डी में हैं तो इसका मतलब कि वो बॉन्ड हो सकता है इंटरेस्ट रेट बहुत दे रहा हो मगर बड़ा रिस्क है कि वो पैसा भी ना दे। दैट्स जस्ट अ वे ऑफ फिगरिंग इट आउट। वॉलेटिलिटी रिस्क वेरी कॉमन, मोस्टली नोन बिकॉज शेयर मार्केट में वॉलेटिलिटी इज वेरी हाई। इक्विटी में इन्वेस्ट किया, ऊपर नीचे कभी भी जाएगा, वी डू नॉट नो, नो वन कैन प्रेडिक्ट। अब बात आती है कि अब इसे मैनेज कैसे करें। तो वॉलेटिलिटी को मैनेज करने का जो मेरे को तरीका समझ आया है वो आया है टाइम एंड डाइवर्सिफिकेशन। देखो जितना लंबा टाइम होगा ना उतने लंबे टाइम के हिसाब से वॉलेटिलिटी लो होती जाएगी। अगर आप Y2K से अभी तक के समय लें और एक बंदे ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो बीच में जितना भी समय आया है सब ब्लेंड होके द ग्रोथ इज गुड। दैट्स जस्ट एन एग्जांपल। और दूसरा डाइवर्सिफिकेशन जो मैंने आपको ग्रिड में बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज हेल्प मी टू एंश्योर दैट अगर लंबे समय में वॉलेटिलिटी है तो मैं इक्विटी पे जा रहा हूँ, वेरी शॉर्ट टर्म है तो मैं ऐसे फंड्स में जा रहा हूँ जहां पर वॉलेटिलिटी का इंपैक्ट इतना बड़ा नहीं है। तो म्यूचुअल फंड रिस्क तो हमने समझ लिए मगर उन्हें मेजर कैसे करें, हाउ विल वी फिगर आउट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। तो देखो रेशियो आइडेंटिफाइड है, मेजर करने के तरीके हैं। उन रेशियो पे जाने से पहले 5 बातें। पहली बात, दीज आर नॉट टू बी यूज्ड इन आइसोलेशन ड्यू टू देयर लिमिटेशन। कंपेयर करके ही समझ आएगा क्या कहानी है बिटवीन द फंड्स। एंड सेकेंड, फंड कंपेयर सेम कैटेगरी लेवल पे होने चाहिए। इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज द कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स, द लिंक हैज बीन गिवन इन डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रीवियस वीडियोस, यू कैन गो थ्रू एंड चेक दैट आउट। थर्ड, they are calculation based but we are not going to do math here। वो मैथ डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि फोर्थ पॉइंट इज वी आर गोइंग टू नो हाउ टू यूज देम फॉर आवर बेनिफिट। देखिए बन गया है, मैथ हो गया काम, अब बात करनी है उसे यूज कैसे करना है। एंड फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाम से मत घबराना, बहुत सिंपल है, हम केवल काम की बात सोचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमको बताता है कि एक म्यूचुअल फंड अपने नॉर्मल एवरेज रिटर्न से कितना ऊपर या कितना रिटर्न नीचे गिरता है। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है तो म्यूचुअल फंड तेजी से नीचे भी गिर सकता है, तेजी से ऊपर भी जा सकता है। ऑफ कोर्स वी डोंट वांट दोज वेरी हाई रिस्क थिंग, बट इसको सिर्फ ऐसे नहीं देखना, इसको आइसोलेशन में देखना। व्हाई? बिकॉज इफ we have multiple mutual funds giving us good return of the same value and are consistent or other factors same, then you might see a standard deviation वाला लेने so that consistency रहेगी with low risk। Second is beta। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन बता रहा है अपने ऊपर नीचे गिरने अपने से वेरिएशन, यहाँ बीटा बता रहा है बेंचमार्क से वेरिएशन। वी ऑल नो बेंचमार्क नाउ। अगेन अगर आपने नहीं देखा है पुराना वीडियो तो प्लीज रेफर कीजिए। वी हैव वेरी क्लियरली अंडरस्टूड व्हाट आर द बेंचमार्क्स। बेंचमार्क से आपका फंड कितना ऊपर या कितना नीचे वेरी करता है, दैट इज बीइंग टोल्ड बाय बीटा। फॉर एन एग्जांपल, अगर इंडेक्स आपका बेंचमार्क है और इंडेक्स है 1 तो और आपका बीटा है 1.5, इसका मतलब अगर इंडेक्स 10% ग्रो करेगा तो आपका म्यूचुअल फंड 15%, और अगर इंडेक्स 10% गिरेगा तो आपका म्यूचुअल फंड 15% गिरेगा भी। सो इट इज ऑन द बोथ साइड। मगर अगर हमें ये देखना है ना कि ज्यादा रिस्क लेके ग्रो कौन सा कर रहा है, देन देयर इज अ रेशियो कॉल्ड शार्प रेशियो। तो शार्प रेशियो अपने को बताती है पर यूनिट ऑफ रिस्क अपने पास रिटर्न कितना आ रहा है। तो ऑब्वियसली जितनी यूनिट ऑफ रिस्क है रिटर्न अगर ज्यादा है दैट इज गुड, दैट मींस शार्प रेशियो शुड बी हाई। और हम अब ये तो ऊपर और नीचे तो देख लिया, बट हमें क्या चाहिए भाई, एक ऐसा फंड दे दो जो ऊपर तो तेजी से बढ़े, जब मार्केट नीचे गिरे ना तो तेजी से ना गिरे। उसके लिए भी उन्होंने सॉर्टिनो एक फंड सॉर्टिनो रेशियो दी हुई है, दैट हेल्प्स अस टू फिगर आउट दैट। फाइनली अल्फा विल टेल अस कि यार ये जो ग्रोथ आ रही है इज दैट ड्यू टू द म्यूचुअल फंड मैनेजर, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो बंदा बैठ के डिसीजन ले रहा है ना वो इंपॉर्टेंट है। हम रिस्क के कारण ग्रो कर पा रहे हैं या फिर हम म्यूचुअल फंड मैनेजर के कारण उसकी परफॉर्मेंस के कारण ग्रो कर पा रहे हैं, दैट इज द की थिंग। तो मेरी समरी क्या बनती है? मेरी समरी बनती है स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी लो, बीटा शुड बी लो, शार्प शुड बी हाई, सॉर्टिनो शुड बी हाई एंड अल्फा शुड बी हाई। अवॉइड कर नहीं सकते रिस्क को, आंखें बंद करके ये भी नहीं मान सकते कि रिस्क नहीं है। रिस्क के साथ हमें वेल्थ भी क्रिएट करनी है। So this is my approach. I look at risk, I understand risk, and I try to mitigate or accept the risk as per the situation, as per the scenario, and then I try to take the decision. Next video में हम समझेंगे proper grid के साथ, proper table के साथ, how I am identifying multiple funds in a specific category. Thank you very much for watching this video, and अगर आपको helpful लगा हो तो do share, like and subscribe because that helps us to keep motivated and keep bringing such videos to you. Thank you.